अब हम आ गए हैं अपवर्तन पे। अभी हमने परावर्तन सीखा था ना, अब हम सीखेंगे अपवर्तन। अब आप हेडिंग करो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान देना जरा। हमें परावर्तन तो हमारा पूरा हो चुका है। परावर्तन में हमने क्या देखा था कि परावर्तन जो होता है वो कैसी सरफेस से होता है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जिसके आसपास लाइट ना जा सके, टकरा के वापस आ जाती थी, ठीक है। परावर्तन की घटना को देखा, उसका लॉ देख लिए हमने परावर्तन के। उसके बाद हमने मिरर देखे, मिरर मतलब कि दर्पण, और दर्पण से परावर्तन होता है, इसलिए दर्पण इधर आया था। दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो अपन ने दोनों ही दर्पण देख लिए। समतल भी बता दिया था मैंने आपको कि क्या होता है, प्लेन होता है, सेम साइज का इमेज बनता है समतल में, तो ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़े गोलीय दर्पण, जो कि आपके गोलीय होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। एक होता है अवतल जो अंदर की तरफ होता है, उत्तल जो बाहर की तरफ होता है। फिर उसके बाद हमने देखे थे ये, अच्छा ये टेबल भी मैंने आपको समझा दी थी ना उस दिन, क्या थी, है ना, कि कौन सी चीज रखोगे तो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, सब बता दिया था ये मैंने। ये नियम थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से, फोकस से जाएगी तो पैरेलल, फिर सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही, फिर पीपी आएगी तो सेम एंगल बनाएगी, है ना, दोनों के लिए हमने फिर ये 6 कंडीशंस देखी थी अपन ने। ये सब बात हमने किसके लिए करी थी, ये सब बात हमने करी थी अवतल के लिए। जब ये खुलेगा फिर उत्तल का भी बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद हमने वो देखे, क्या देखे, इन दोनों के यूजेस देख लिए। अब जो अगला टॉपिक टॉपिक है ना, वो हमारा आने वाला अपवर्तन। अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा कि अभी जो सरफेस थी वो नॉन ट्रांसपेरेंट थी, मतलब आर पार लाइट नहीं जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे सरफेस कैसी रहने वाली है, ट्रांसपेरेंट। आर पार लाइट रेस जाने लगी है, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर से गुजरेगी। अब यहाँ पर एक चीज क्या थी, परावर्तन में माध्यम बदलता नहीं है। परावर्तन जो था उसमें मीडियम चेंज नहीं होता। अभी देखो, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, से टकरा के वापस जा रही है, तो कोई मीडियम चेंज हुआ क्या, कि यहाँ पे बहुत सारा पानी आ गया बीच में फिर आई वो लाइट, ऐसा तो हुआ नहीं है। एक ही मीडियम था यहाँ पे, ठीक है, एयर में ही ये सारी घटना हो गई। लेकिन जो आपका अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन, उसमें माध्यम चेंज होता है। इसमें जो चेंजेस आते हैं ना, वो माध्यम के कारण ही आते हैं। अब जैसे कोई लाइट ऑफ रे सीधे जा रही है और फिर वो एक, ऐसे मान लो कि पानी के अंदर चले गई है, तो वहां पे माध्यम बदल जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो पानी के बाहर वो थी तो माध्यम थोड़ा सा विरल विरल माध्यम था, और पानी के अंदर वो चले गई है तो हार्ड, थोड़ा सा सघन माध्यम आ गया। तो माध्यम के चेंज होने से ही ये होता है अपवर्तन, ठीक है। अभी देखो माध्यम की बात यदि हम कर रहे हैं तो माध्यम सीख लो क्या होता है। माध्यम मैंने आपको वैसे उस दिन बता दिए थे, एक होता है आपका सघन और एक होता है आपका विरल। एक होता है आपका सघन माध्यम और एक होता है आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम वो जिसमें जो पार्टिकल्स हो ना वो बहुत सारे हो, पार्टिकल्स पास पास होते हैं जिनके बीच में गैप नहीं होता, जैसे सॉलिड में रहता है, वेरी गुड। तो जिसमें जैसे सॉलिड में हो गया सघन माध्यम। और विरल मतलब कि जिसमें जो पार्टिकल्स है ना ये दूर दूर रहते हैं और इनके बीच में गैप रहता है। अब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो ये कि आप आपका हैंड जो है वो मूव करके देखो, आप आपका हाथ जो है वो मूव करके देखो एक बार हवा में। तो हवा में मूव करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, हवा में मूव करोगे तो क्या होगा, इजीली मूव हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि आप आपका हैंड जो है वो मूव करके देखो वाटर में। अब पानी में यदि आप आपका हाथ मूव करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, माध्यम परिवर्तित हो रहा है ना। माध्यम, और माध्यम के चेंज होने से ही क्या चीजें हो रही हैं, माध्यम के चेंज होने से ही देखो, हवा में हाथ मूव कर रहे थे तो माध्यम विरल था, मतलब जो पार्टिकल्स थे ना वो क्या थे, दूर दूर थे, उनके बीच में गैप था, तो इजीली हैंड मूव हो रहा था।
लेकिन जब पानी में मूव किया तो पार्टिकल ज्यादा है, गैप नहीं है, तो वहां पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये होते हैं हमारे सघन और विरल माध्यम। अभी हवा में है, मतलब सब चीज ऐसे है, बिल्कुल एकदम पार्टिकल्स दूर दूर हैं, गैप है, तो ये विरल माध्यम हो गया। अब यदि मैं जैसे कुछ कांच की चीज है मेरे हाथ में, मैं बताऊंगी अभी, है ना। अब कांच है, कांच की स्लैब है मान लो, और उसके अंदर यदि कोई लाइट ऑफ रे जाएगी तो क्या होगा, माध्यम बदल जाएगा, सघन हो जाएगा। तो सघन और विरल माध्यम समझ में आ गया क्या होता है। सघन मतलब जिसमें क्या हो, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास हो। सघन में तो पास होंगे ना, तभी तो गैप नहीं होगा बीच में। वो विरल में क्या होगा, दूर दूर होंगे, ठीक है, और बीच में गैप होगा इनफ। ठीक है, चलो अब आपने लिखा प्रकाश का अपवर्तन। अब आप लिखना है ना, लिखो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, लिखना है ना, बाद में दिखाऊंगी मैं बुक आपको। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, रुकना है ना एक सेकंड, ये बुक को मैं ओपन करके छोड़ दूं, मुझे दिखाना है। रुक जाओ, वेट वेट, ये ना बार बार डिस्कनेक्ट। हाँ अभी लिखना, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, तो वह अपने मार्ग से विचलित, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लिखना, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, एक लाइन में अपने हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूं, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। यहां तक भी लिखोगे ना, अपवर्तन कहते हैं, यहां तक भी चल जाएगा, ये लाइन मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, समझ लो पहले। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी देखो, परावर्तन में तो माध्यम चेंज हो ही नहीं रहा था, वो तो टकरा के वापस लौट जा रही थी, है ना। इसमें क्या होता है, माध्यम चेंज हो रहा है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब वो जा रही है तो क्या हो रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो रही है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और अपवर्तन के कारण और क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है वो बदल जाती है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है वो भी बदल जाती है। स्पीड ऑफ लाइट विल बी चेंज इन रिफ्रैक्शन। अभी देखो, ये बता रही थी मैं आपको, है ना, हम जो इसको मैं दिखाना चाह रही थी, देख लो एक बारी। ये हमने साइन वाले रूल देख लिए थे, है ना, साइन कन्वेंशन। ये वो 6 केसेस अवतल के हो गए, है ना, ये इनके उपयोग हो गए, ठीक है, यहाँ पे उपयोग है। ये 2 केसेस अपने, है ना, उत्तल के हैं। ये 2 उस उत्तल के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, उत्तल के उपयोग हो गए, है ना। उसके बाद ये गोलीय दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मैंने सिखा दिया था आपको, प्लस माइनस जो भी है ना। उसके बाद अपन ने देखा था दर्पण सूत्र और आवर्धन। ये हमारा दर्पण सूत्र है, कुछ भी नहीं है, इन्होंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये अपन ने आवर्धन देखा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये ऊपर पॉइंट लगा के दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आवर्धन यदि v और u आ जाए तो माइनस का v बटे u होता है, ये ठीक है। हाँ, अभी देखो, ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सोच रही हूँ ये अपन सब लास्ट में ही कर लेंगे, जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर का कंटेंट हो जाएगा ना अपना पूरा, फिर कर लेंगे। अभी हम क्या कहाँ आ गए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हुआ है, सारे मैंने अपने अकॉर्डिंग सब कवर करवाया है। अभी हम प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, ठीक है, ये देख रहे हैं अपन। अभी इसको भी हम देखेंगे, जो इसमें जो दिया है ना ग्लास स्लैब्स है, वही वाला मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अभी मैं मेरे हिसाब से समझा रही हूँ, फिर बुक से भी दिखाऊंगी, ठीक है, मेरे हिसाब से ज्यादा समझ आएगा आपको। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। अब हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो ये है ना, ये क्या है, वाटर, ठीक है, ये वाटर है, और ये क्या है, हवा। वाटर के ऊपर तो क्या है, एयर है। माध्यम कैसा होगा, विरल, और ये वाटर है तो माध्यम कैसा होगा, सघन, ठीक है। अब मानो कि ये 2 माध्यम हो गए, यहाँ पे माध्यम परिवर्तित हो रहा है, देख सकते हो आप, यहाँ से माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, इंटरफेस है, यहाँ से दोनों माध्यम अलग अलग हो रहे हैं। अब कोई लाइट ऑफ रे ऐसे आई पानी पे, पानी के ऊपर आई, मतलब ऐसे आ रही है, हवा में से आ रही है यहाँ। अभी ये बहुत तेज चल रही थी क्योंकि ये कहाँ थी, हवा में थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर एंटर होती है, यहाँ टकराती है, तो वो क्या फील करती है कि माध्यम बदल रहा है, अंदर कुछ हार्ड टाइप से माध्यम है और मैं बहुत तेज स्पीड से नहीं जा पाऊंगी, ऐसे समझ लो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी स्पीड को, अच्छा आप ऐसा डेली लाइफ वाला एग्जांपल समझना, है ना, हमारा वाला, ठीक है। आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जो भी है, ठीक है। अब जब जब पूरा रास्ता साफ होता है, एकदम रास्ता साफ है, तो आप बहुत तेज स्पीड में जाते हो, नहीं जाते हो ना, बहुत तेज जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पे आप आगे गए, वो बहुत सारा ट्रैफिक हो गया, बहुत ही सारा, है ना, एकदम बहुत सारा ट्रैफिक है, और हो जाता है ना ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। क्या वहां पर भी बहुत तेज चला दोगे आप, नहीं, नहीं चला सकते ना, क्योंकि वहां पे आप इसको रिलेट करो, जब हम स्टार्टिंग से आ रहे थे तो बहुत तेज चलाया क्योंकि वहां पे लोग कम थे, और वैसे ही हम यहाँ पे माध्यम में देख रहे हैं कि पार्टिकल्स कम थे, तो गैप ज्यादा था, और गैप ज्यादा था इसलिए तेजी से चल रहा था। सिमिलरली ये है लाइट रे, जब ये हवा में से आ रही थी ना, तो गैप ज्यादा था और पार्टिकल्स कम थे, तो ये बहुत तेज स्पीड से आ रही थी। और जैसे ही वो यहाँ पर आई, और हमारी बात हम दोनों को रिलेट करके मिला के पढ़ेंगे, जैसे ही हम ट्रैफिक में पहुंचे,
तो क्या हुआ, हमें स्पीड को क्या करना पड़ा, स्लो करना पड़ा, करना ही पड़ेगा स्लो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्या करी, स्पीड को स्लो की। तो ये भी क्या करेगी, स्पीड को स्लो कर लेगी। क्यों, क्योंकि देखो ये आ चुकी इसके ट्रैफिक में, मतलब यहाँ पे पार्टिकल सब हो गए बहुत सारे, और ये तेजी से नहीं चल सकती, तो ये क्या करेगी, अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, स्लो कर लेगी। तो ये अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी, और साथ में पता है क्या चेंज होगा, अब एक चीज और समझो। आप ट्रैफिक में कभी फंस जाते हो तो आप क्या करते हो, छोटा रास्ता ढूंढते हो, है ना। अब ट्रैफिक तो बहुत लंबा है, आपको तो जल्दी निकलना है, तो आप इधर उधर से कैसे भी कट मार के निकल लोगे, यहाँ वहां से इधर उधर से निकलना है आपको कैसे भी करके। तो जो छोटा रास्ता मिलेगा आपको, जहां से भी आड़ा टेढ़ा, वो छोटा वाला रास्ता आप ले लो। जहां जहां गैप दिखता है वहां वहां से हम निकल जाते हैं। सिमिलरली इसमें भी ये होता है, जब प्रकाश जो है, प्रकाश किरण जो है वो विरल से सघन में आ रही है, तो सघन में ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड स्लो होगी, क्योंकि ट्रैफिक हो गया है ना। जैसे हम बोल रहे हैं ट्रैफिक हो गया, तो इसके पास भी ट्रैफिक हो गया ना, पार्टिकल ज्यादा हो गए, स्पीड को तो स्लो करना ही होगा। और दूसरी बात ये कि छोटा रास्ता भी हो जाएगा, रास्ता भी क्या हो जाएगा, छोटा। हम ट्रैफिक में जाएंगे तो छोटा रास्ता ढूंढेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी क्या करेगी, ये भी ट्रैफिक में आई है तो ये क्या करेगी, छोटा रास्ता ढूंढेगी। तो ये देखो यहीं पे हम एक अभिलंब बना देते हैं, क्या बना देते हैं, नॉर्मल बना दिया ना, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना दिया। अब देखो आप ध्यान देना, इसको जाना ऐसे था, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको जाना तो ऐसे था, ऐसे जाना था ना, सही बात है, ये सीधे जा रही थी। यदि ये माध्यम वगैरह कुछ नहीं होता ना चेंज, तो ये सीधी ही जाती, ऐसे ही जाती, क्योंकि हमने सीखा है कि प्रकाश जो होता है ना वो सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन यहाँ पे माध्यम परिवर्तित हो गया, तो इसने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया और छोटा रास्ता ढूंढा। तो ये पता है क्या होगी, ऐसे जा रही थी ना, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब जो है ना, ये अभिलंब, ये इसकी तरफ झुक जाएगी, इसकी तरफ झुकेगी और ऐसे निकल जाएगी। अब ये ऐसे जाती ना, ऐसे जाती ना, तो इसको बड़ा रास्ता लेना पड़ता, लंबा था, इसके कंपैरिजन में ये रास्ता लंबा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे हो गई, ये झुक गई, अभिलंब जो है ना, ये है ना अभिलंब बेटा, और इसकी तरफ ऐसे झुक गई है ये, तो ये अभिलंब की तरफ बेंट हो गई है। तो इस क्यों बेंट हुई है, क्योंकि इसको पता था कि मैं ट्रैफिक में हूं, और गैप जहां से मिलेगी जगह छोटी वाली, वो छोटी वाली जगह से निकल जाएगी। वो क्यों जाएगी बड़े रास्ते से, जब बहुत सारा ट्रैफिक है तो वो क्या करेगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो देखो स्पीड भी स्लो हो गई, और साथ में उसने छोटा वाला रास्ता भी ढूंढ लिया, है ना। तो दो चीजों में चेंज आया, एक तो इसकी दिशा बदल गई, दिशा बदल गई मतलब मार्ग से विचलित हो गई ना। मार्ग तो इसका ये था ना, मार्ग इसका ये वाला था, मार्ग तो ये था इसका, लेकिन इसने तो रास्ता ही बदल लिया। क्यों बदला, ट्रैफिक के कारण, ट्रैफिक हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे, पार्टिकल्स के कारण बदल लिया, है ना। कण ज्यादा थे, है ना, गैप नहीं था, और छोटा रास्ता ढूंढा। तो देखो एक तो क्या हुआ, ये चीज यहाँ पे रॉन्ग हो गई कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता, सही बात है, लेकिन जब माध्यम बदल जाता है ना, तो प्रकाश अपनी दिशा को भी बदल लेता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया होगा कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, आप एक ट्यूब ले लो, एक पाइप ले लो, दो पाइप लो आप, एक तो एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा, और एक बेंट होना चाहिए। मैंने ये एग्जांपल दिया था, आई थिंक मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, या तो इंग्लिश मीडियम में दिया होगा। तो वो सीधे वाले पाइप से दूसरी तरफ से आपको क्या करना है, लाइट शो यहाँ पे चमकानी है, तो सीधे वाले पाइप से तो लाइट बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो पाइप बेंट होगा, तो क्या लाइट भी ऐसे पानी की तरह यूं होके निकलेगी, लाइट बेंट होती है क्या, नो, क्योंकि वो तो क्या करता है, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है, सही सरल रेखा में चलता है, सीधा चलता है। अब पाइप ऐसे मुड़ गया तो पाइप की वॉल आ जाएगी सामने, तो वो नहीं आपको दूसरे एंड पे दिख पाएगा। लेकिन
ये चीज कब अप्लाई नहीं हो रही है? जब माध्यम बदल रहा है, क्योंकि जब माध्यम बदल रहा है ना, तब उसने सीधी रेखा में गमन नहीं किया, तब वो सीधी रेखा में नहीं चल रहा है, तब वो क्या हो गया, माध्यम परिवर्तन के कारण उसने अपनी दिशा बदल ली और वो मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। विचलित हो गया ना, देखो ऐसे जाना था पर ऐसे आ गया, मार्ग से विचलित हो गया। और साथ में उसकी जो चाल थी ना, क्या बोलते हैं हम इसको, चाल। चाल समझते हो, स्पीड जो है ना, स्पीड, स्पीड भी क्या हो गई इसकी, स्लो हो गई, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स। आया समझ में? अब देखो हम माध्यम की बात करें तो देखो, यदि मैं एयर की बात करूं, एयर, कांच और पानी की बात करूं, है ना, मैं हवा की बात करूं, मैं कांच की, कांच मतलब वो मिरर वाला नहीं, मैंने अंतर बता दिया था, वो दर्पण होता है, कांच जो आर पार दिख जाए जिसके, है ना, और हाँ ग्लास, अभी दिखाऊंगी, है ना। मैं हवा की बात कर लूं, कांच की बात कर लूं या पानी की बात कर लूं, पानी को इधर लिखते हैं अपन और कांच को इधर। अब मैं हवा की बात कर लूं, पानी की बात कर लूं या कांच की बात कर लूं, क्या होगा, ये विरल है, इसका कंपैरिजन तुम दोनों से कर लो। हवा का कंपैरिजन पानी से भी करोगे ना तो भी ये विरल रहेगा, ये सघन रहेगा, और हवा का कंपैरिजन तुम कांच से कर लोगे ना तो भी ये विरल रहेगा, ये सघन रहेगा। आया समझ में? देखो, तो अभी अभी हमने जो बात की थी ना, ये पानी और हवा की थी, तो हवा विरल थी और पानी सघन था। अब यदि मैं बात करूँ ना हवा और कांच की, तो भी हवा जो है ना वो विरल रहेगी और कांच जो है ना वो ज्यादा ही सघन रहेगा, इससे भी ज्यादा सघन ये रहेगा, क्योंकि ये तो लिक्विड है, फिर भी पार्टिकल्स थोड़े से इससे तो ज्यादा पास है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा पास है, ज्यादा ही क्लोजली पैक्ड है, तो ये बहुत ज्यादा सघन है, ये थोड़ा सा कम इसके कंपेरिजन में। ठीक है, अभी देखो, चलो अभी हमने क्या सीखा, मैंने वो एक ऐसा एग्जांपल दिया था ताकि आप इजीली उसे कनेक्ट कर पाओ, वो ट्रैफिक वाला है ना, ये वाला। हम एक्चुअली में अपवर्तन देखेंगे ना आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, इससे दिया हुआ है, देखो अपवर्तन हम सीख रहे हैं ये, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, एक से जब वो दूसरे में जाता है तो क्या होता है, क्या ये अभी भी सरल रेखा में गमन करता है? देखो अभी एक ही माध्यम होगा तो करेगा गमन, लेकिन क्या जब वो एक से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या अब भी वो सरल रेखा में चलता है या फिर अपनी दिशा बदलता है? बदलता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं किससे अपवर्तन दिया है, कांच के आयताकार स्लैब से। अब ये है कांच का आयताकार स्लैब और इससे हमें अपवर्तन देखना है, मैं मेरे हिसाब से समझाऊंगी आपको, ठीक है। अब आप हेडिंग करना, ये डेफिनेशन तो आपको आई गई है, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे परावर्तन सॉरी अपवर्तन कहते हैं, और अपवर्तन के कारण ही उसकी चाल भी बदल जाती है। अब आप लिखो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ये कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। स्लैब, देखो अब कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन में आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अभी ध्यान देना है, ये देखिए
ये हो गया कांच का आयताकार स्लैब। आयताकार मतलब समझते हो ना, आयत के आकार का, है ना। देखो, अच्छा इसके, इसमें माध्यम की अपन बात करें, लास्ट बेंच बॉयज पे अटेंशन, ये आयताकार स्लैब है। इसके आसपास के माध्यम की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, स्लैब के आसपास का माध्यम कैसा होगा, हवा वाला होगा, मतलब कि विरल होगा। या आप ऐसे मान लो एयर है, एयर है, हवा है, वायु बोल लेते हैं ना, वायु। और वायु में माध्यम कैसा रहने वाला है, विरल। और इसके अंदर क्या है, कांच है ना, तो माध्यम कैसा रहेगा, सघन रहेगा। देखो मैंने दिखाई थी शायद आपको, कांच के आयताकार स्लैब। ये देखना, इसके आसपास के माध्यम की बात करूं तो वैसे ये मेरे हाथ में है ना। अब इसके आसपास तो माध्यम कैसा होगा, हवा वाला ही होगा ना, एयर वाला। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण इसके अंदर जाएगी तो वो क्या होगा, ये क्या है, ये हार्ड है ना, हार्ड है, ये सॉलिड है। और सॉलिड में माध्यम कैसा होता है, सघन होता है ना, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि ये कोई स्लैब है, इसके बाहर जो माध्यम है वो वायु वाला है, विरल है। और इसके अंदर जब प्रकाश किरण जाएगी तो स्पीड से जा रही थी ना जो बाहर, वो इसके अंदर जाके अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, स्लो कर लेगी। और रास्ता भी क्या कर लेगी, छोटा कर लेगी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर का माध्यम सघन है और इसके बाहर का माध्यम विरल है। अब हमको देखो, इसमें है ना अपन 2 बार अपवर्तन पढ़ेंगे। कितनी बार, 2 बार। कैसे, देखो एक बार पढ़ेंगे विरल से सघन में, और फिर वो किरण बाहर भी तो निकलेगी, तो होगा सघन से विरल में। 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार ऊपर यहाँ और एक बार नीचे यहाँ। ठीक है, क्योंकि वो आएगी फिर यहाँ से बाहर भी तो निकलेगी। अब जैसे कि मैंने बोला कि विरल से सघन में आती है तो क्या होता है, स्पीड स्लो होती है। लेकिन सघन से विरल में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। देखो ये मान लिया हमने कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, प्रकाश किरण आ रही है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अपन जैसे अभिलंब अपन उसमें बनाते हैं ना, इसी पॉइंट पे यहाँ पर भी अपन अभिलंब बना देंगे। ठीक है, एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना देंगे। ये बना दिया मैंने। अब क्या होगा, इसको जाना तो ऐसे है, इसको एक्चुअली में जाना ऐसे सीधे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे उसने क्या देखा कि माध्यम तो बदल रहा है, माध्यम तो बदल रहा है, स्पीड क्या करनी पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि तेजी से तो चल ही नहीं सकता, टक्कर हो जाएगी। और क्या होगा, दूसरी चीज की बड़ा रास्ते से अच्छा है कि हम क्या कर लें, छोटा रास्ता ढूंढ लें। तो ये क्या करेगी, अपने अभिलंब, ये जो है ना ऐसे जा रही थी, इसकी तरफ झुक जाएगी। तो ये अभिलंब और अभिलंब की तरफ ही क्या हो गई, देखो देखो ऐसे जा रही थी, समझ ऐसे जा रही थी, लेकिन ये झुक गई। आया समझ, ऐसे जा रही थी ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, बेंट हो, है ना, झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो माध्यम में परिवर्तन होने के कारण अभी देखो कितना फर्क पड़ गया, बड़ा रास्ता था और ये छोटे में आ गई, वो है ना, छोटा रास्ता ले लिया फिर उसने, तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। अभिलंब की तरफ ये झुक गई। अब एक बार तो अपवर्तन अपन ने कर लिया, अब दूसरी बार करें। अब दूसरी बार करेंगे तो इस पहले वाले को भूल ही जाओ आप थोड़ी देर के लिए, है ना, पहले वाले को हम भूल गए, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम इसको। अब देखो यहाँ पर भी अपन को फिर से क्या बनाना पड़ेगा, अभिलंब। फिर से अब देखो हमारे लिए पहले आने वाली किरण ये थी और इसका अपवर्तन हो रहा था, लेकिन अभी हमारे लिए आने वाली किरण ये, क्योंकि हम आप सघन से विरल पे कर रहे हैं। तो आप इसको भूल ही जाओ कि वो ही नहीं है। आप ये मानो कि ये किरण कहाँ से आ रही है, कांच से ही आ रही है, सघन से आ रही है, समझ मानना है बस थोड़ी देर के लिए, सघन से आ रही है। तो सघन से तो स्लो 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 आएगी। अब जैसे ही विरल में आएगी तो स्पीड को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी ना। अब देखो पहले पहले तो अभिलंब डाल दो,
ये डाल दिया अभिलंब। अब देखो अभी भी ये इतनी स्लो स्लो स्पीड से थोड़ी ना चलेगी। अब तो उसको वो जब बाहर निकली तो क्या देखा उसने, पार्टिकल्स तो दूर दूर है और बहुत तेज मतलब स्पीड से वो जा सकती है। तो वो क्या करेगी इस बार, जो वो ऐसे आ रही थी ना आराम आराम से, अब वो ऐसे हो जाएगी, स्पीड को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे अभिलंब की तरफ झुकी है और यहाँ पे तो वो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। यहाँ पे तो वो अभिलंब की तरफ झुक रही थी, ऐसे झुक रही थी, लेकिन यहाँ पे तो वो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। तो देखो ये सारी चीजें, अब बताओ प्रकाश यहाँ पे सीधी रेखा में चला क्या, ऐसे आया फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, बट एक्चुअली में उसे, यहाँ पे मैं देखो दूसरे कलर से बना रही हूँ, उसे जाना कैसे था, उसे तो ऐसे जाना था, ऐसे जाना था ना, लेकिन उसमें माध्यम में परिवर्तित होने के कारण कितने चेंजेस आ गए देखो। पहले तो वो अभिलंब की तरफ झुक गया, फिर अभिलंब से दूर हो गया, तो रास्ता ही बदल गया उसका, पूरा मार्ग पूरा चेंज हो गया और साथ में स्पीड भी, यहाँ पे स्लो हो गई, यहाँ पे तेज हो गई। तो अपवर्तन यही तो है कि माध्यम के चेंज होने के कारण प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है और साथ में उसकी जो चाल होती है ना वो भी बदल जाती है। बदलना इन द सेंस कि सघन में आएगी तो स्लो होगी, विरल में आएगी तो तेज होगी। देख सकते हो यहाँ पे सघन में आई थी तो स्लो हुई थी, अभिलंब की तरफ झुकी थी, विरल में आई तो तेज हो गई और अभिलंब से दूर हट गई। देखो ना गैप, देखो ना अभिलंब और उसमें, यहाँ पे इतना ही है और यहाँ पे इतना है, समझ गया। चलो अब एंगल्स भी तो बनते हैं, अब एंगल बनाओ। देखो एक एंगल और अभिलंब के साथ ही बनाना है एंगल। देखो किरण और अभिलंब के साथ, ये किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, एक एंगल ये बन गया। सिमिलरली ये किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, एक एंगल ये हो गया। ये किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये एक एंगल हो गया। ये किरण हो गई, ये अभिलंब हो गई, ये एक एंगल हो गया। नहीं तो बहुत सारे महान बच्चों का ऐसा ही बन जाता है। बेटा ये मिटा रही हूँ मैं ना, ये तो मैंने सब समझाने के लिए बताया था। ये एंगल है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ भी बन जाता है ना, किरण ही नहीं है यहाँ पे, किरण ये अभिलंब है ही नहीं है, यहाँ एंगल बन रहा है, गलत है। और कुछ बच्चों का यहाँ बन सकता है ना, ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन ऐसा नहीं है, किरण के साथ और उसके साथ एंगल बनना चाहिए ना, अभिलंब के साथ। अभी देखो, अब जो किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित, आपतित किरण, है ना। जो किरण आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। हमने पहले से ही पढ़ा है। और जिसका परावर्तन होता था तो परावर्तित बोलते थे, लेकिन यहाँ पे तो अपवर्तन हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अच्छा अपवर्तन ये वाली किरण का हुआ है, अब आप बोलोगे मैम इसका भी तो हुआ है ना। देखो इसके लिए आपतित किरण ये वाली है और अपवर्तित ये है, लेकिन इसके लिए ये आपतित भी तो है ना, क्योंकि ये वाला तब हो रहा है जब ये किरण आ रही है। तो ये अपवर्तित भी है और ये आपतित भी है। आपतित इसके लिए है और अपवर्तित इसके लिए। फिर भी हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकल जाती है ना फाइनली उसको अपन नाम देते हैं निर्गत किरण। क्या देते हैं, निर्गत किरण। तो वैसे ये भी अपवर्तित हो सकती है क्योंकि इसके लिए ये अपवर्तित है, लेकिन आप अलग नाम दे दो उसको निर्गत किरण। अब देखो ऐसे कर लो, देखो पहले एंगल्स के नाम दे दो, एंगल्स के नाम देना जरूरी है, पहले एंगल्स को नाम दो। ये होता है आई आपतित किरण के साथ, और अपवर्तित किरण के साथ होता है आर। फिर अब देखो यह दोबारा से आई आएगा, क्योंकि देखो फिर से ये वाली किरण किसका काम कर रही है, आपतित का, और ये वाला आर होगा। अब लेकिन ये बहुत गड़बड़ नहीं हो जाएगी आई आर में, समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको बोल दो I1, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो I2, इसको बोल दो R2, खत्म बात, ठीक है। अब देखो ये किरणों के भी नाम रख दो, P Q R S, सिंपल हो जाएगा। ABCD भी दे सकते हो, कॉमन हो जाता है ABCD, मैंने PQRS दे दिया। PQ वाली हो गई आपतित, PQ वाली हो गई आपतित, QR वाली को बोल दो अपवर्तित जिसका अपवर्तन हुआ है, और RS वाली को बोल दो निर्गत जो बाहर निकली है। अब एंगल्स के भी नाम अपन देंगे, देखो इधर ध्यान देना जरा, इधर देखिए। अब जो PQ है
वो कौन सी किरण है? आपतित। मैं ना इधर लिख रही हूँ किरणों के नाम, उधर है ना, बिल्कुल मिक्सअप नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बताओ क्यू आर कौन सा हो जाएगा? क्यू आर क्या होगा? अपवर्तन हो गया ना, तो अपवर्तित बोल दो। अपवर्तित किरण, आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है? ये हो गई अपवर्तित किरण, है ना? उसके बाद आर एस जो बाहर निकल रही है ना, वैसे देखो ये भी अपवर्तित हो सकती है, आप चाहो तो देखो, ये इसको आपतित मान लो, इसको अपवर्तित मान लो, लेकिन अपन जो बाहर निकल रहे हैं ना उसे निर्गत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? निर्गत किरण। अब एंगल्स की बात करें, ये एंगल आई है, ये क्या है? एंगल I1। I1, I1, I1 को मान लो आप आपतन कोण। क्या मान लेंगे? क्योंकि आपतित के साथ बता, तो क्या मान लेंगे? आपतन कोण। इसको भी वही मान लो, I2 को भी, क्योंकि ये भी तो आ ही रही है ना, आपतित किरण है। I1 और I2 दोनों को ही मान लो आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। R1 को मान लो अच्छा, ये कौन सी किरण के साथ बना है? क्यू आर। क्यू आर कौन सी? अपवर्तित, तो कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अच्छा, ये आर एस के साथ R2 बन रहा है। आर एस कौन सी किरण है? निर्गत किरण। तो निर्गत किरण के साथ कोण भी कौन सा बनेगा? निर्गत कोण। कौन सा बनेगा? निर्गत कोण। आ गया समझ में पूरा? लिख लो, लिख लो, पेंसिल ये ना उठा लो बेटा। ये हो गया लिख करके, इससे पीछे का ये तो नहीं लिखना आपको, है ना? ये लिख लिया, ये तो मैं समझाया था बस आपको, ये कर लो। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, है ना, वो सारी चीजें भी लिख लेना, है ना? कर दूं आप चेंज? अब देखो, जैसे हमने दो नियम परावर्तन में पढ़े थे ना, अब अपवर्तन में भी दो नियम होते हैं, वो हमें पढ़ना है। अपवर्तन के नियम लिखो, हेडिंग अपवर्तन के नियम। आप लोग भी लिखना है ना, साथ साथ लिख लो मेरे साथ ही, फिर एक साथ समझा दूंगी। अपवर्तन के नियम लिखो। सबसे पहला वाला यही लिखती हूँ मैं ना, उसको ऊपर कर दूँ। लिखो, आपतित किरण फर्स्ट वाला ना, बिना आवाज किए गर्ल्स।
देखो पहला वाला पॉइंट क्या है, ध्यान देना। जैसे परावर्तन में पहला पॉइंट था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है ये भी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, मतलब जो आ रही है ये आपतित किरण और इसका अपवर्तन हो रहा है अपवर्तित किरण। और ये जो लंब है ना, ये जो अभिलंब है, देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और अभिलंब को डायरेक्ट अभिलंब नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब। मतलब दोनों माध्यम को अलग करने वाला आपतन बिंदु ये रहा, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब के लिए ये पूरे पॉइंट लिखना पड़ेंगे कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या लिखा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब के लिए ये लाइन है पूरी, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा जो नियम है ना, इसे अब मैं दूसरा जो नियम लिखूंगी ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसे अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, तो पहले अपन नियम लिख देते हैं, फिर लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। सेकंड वाला लिखो आप, आपतन कोण की जिया। सॉरी, एक वेट, डायरेक्टली लिखा हुआ लिख लो। और लास्ट में एक लाइन ऐड कर लेना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद लिखना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। सेकंड वाले को बोलते हैं ना स्नेल का नियम। लिखो, इसको समझना है बस। पहला नियम तो बहुत सिंपल है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या। अच्छा, ज्या मतलब ये अभी आप पढ़ोगे मैथ्स में भी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन को ज्या बोलते हैं। अच्छा, आपतन कोण मतलब आई, आई का साइन मतलब आपतन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण मतलब आर, आर का साइन, आपतन कोण का साइन
और आर का साइन, मतलब अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है ना, इसका जो अनुपात होता है वो एक क्या होता है, स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब कि कांस्टेंट होता है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। स्थिरांक मतलब स्थिर अंक, स्थिर अंक एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। किसका अनुपात, आपतन कोण की ज्या, देखो ऐसे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है ना, वो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, स्थिरांक होता है। और इसी को आप कौन सा नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। अब स्नेल कैसे, स्नेल किसी व्यक्ति का नाम है, उसका नियम है, इसलिए स्नेल का नियम। ठीक है, लिख लो पूरा, हो गया है पूरा कंप्लीट। अब देखो, तो ये दोनों ही रूल्स हैं, याद रखिएगा कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, वैसे एक सिंबल होता है म्यू, ऐसे म्यू, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू। क्या जी हाँ, आप है ना, देखो मैथ्स में अभी पढ़ोगे आप साइन कॉस टेन, तो आप एक बार वहां मैथ्स वाले सर से भी पूछना साइन कॉस टेन के बारे में। ठीक है, ज्या को ज्या, स्पर्श ज्या, है ना, ऐसे होता है। तो साइन को ही बोलते हैं ज्या। ठीक है, ये एंगल है ना आई, साइन आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। मैथ्स का है ये, साइन आई साइन आर। ठीक है, वहां पढ़ना आप। अब देखो अगला देखना, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा आप पढ़ोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। अभी हुआ नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा नहीं हुआ, तो अब आएगा, है ना, मैथ्स में। हाँ, अभी मैं आपको क्या दिखा रही थी, बुक। चलो अब देखो, वैसे अपन मैथ्स में उसको ऐसे लिखते हैं, देखो SIN, पर इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे उसको, ऐसे करके SIN। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आप प्रकाश का किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल, अच्छा स्नेल में अपन ने क्या गड़बड़ की, डबल मात्रा नहीं लगाओ, एक मात्रा लगाओ। स्नेल में ना एक 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 यहाँ पे एक मात्रा लगाओ, ये वन वन, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक आने वाला है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, ध्यान देना जरा। एक स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जो स्थिरांक होता है ये क्या होता है, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आइए अपवर्तनांक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं।